जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज की शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, कहां से क्वेश्चंस पूछे गए, सामान्य ज्ञान के, करंट अफेयर के कहां से सवाल लिए गए, उसके अलावा साथियों इंग्लिश के कहां से लिए गए, ये सब हम लोग देखेंगे। और रीजनिंग में और मैथ के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। तो अगर आपकी अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि 100% अपने एग्जाम को क्रैक करें, तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब, हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका सिलेक्शन साथियों निश्चित है, तय है। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पॉपुलर चैंबर किसे कहा जाता है। तो पॉपुलर चैंबर अगर आपसे पूछा जाए तो लोकसभा को पॉपुलर चैंबर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। यानी कि क्या कोलकाता को कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय, शिमला को, चेन्नई को या मुंबई को। तो मैं कहूंगा साथियों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को ही कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। तो इनके नाम की अगर बात करते उस्ताद अहमद लाहौरी इनका नाम था और ये ताजमहल के वास्तुकार यही थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था साथियों, औरंगजेब ने ही लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए 1739 का जो करनाल का युद्ध था, इसमें नादिर शाह और किसके बीच युद्ध लड़ा गया था। यहां से कई सारे सवाल बन सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो 1739 में हुआ था। पूछा जाएगा करनाल का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो साथियों नादिर शाह के बीच और मोहम्मद शाह के बीच। इन दोनों के नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है। तो अगर बात करें साथियों ऑस्मियम की, तो मैं कहूंगा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है साथियों, ऑस्मियम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए चियापास पठार, क्या चियापास पठार ये किस देश में है, फटाफट एक बार आप लोग बता दीजिए। तो मैं कहूं क्या मैक्सिको में है, बिल्कुल सही साथियों, मैक्सिको में ही चियापास पठार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए कि यहां पर अगर बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल साथियों कौन सा है। आपका राइट आंसर सालार डी यूयोनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, सालार डी यूयोनी ही आपका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल यही है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मैं कहूंगा ये तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया। कहां से साथियों, कनाडा देश के संविधान से लिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला किस देश के संविधान से लिया गया है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों ब्रिटिश देश के संविधान से लिया गया है। यानी कि जो भारत के संविधान में है कि सबसे ज्यादा मत के आधार पर भाई चुनाव में जीत हासिल आप करेंगे, तो ये चीज कहां से ली गई है, ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकारी की विशेषता कहां से ली गई है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग देश से ली गई हैं, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय विशेष अधिकार। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। तो अगर बात करते हैं साथियों क्या केरल, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों भारत में पहली बार केरल में ही ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग याद रखेंगे। ईवीएम फुल फॉर्म देखिए आ गई, तो ईवीएम की फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताई, क्या बताई साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक कहां पर लिखा हुआ है साथियों, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है, बिल्कुल, जिन्हें सामूहिक रूप से उसके रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप अपने एग्जाम से पहले इन सवालों को तैयार कर लीजिए। कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से उसके राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। रट लेंगे, एकदम तैयार कर लेंगे, अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेंगे इन सभी सवालों को। अब उसके बाद अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, देखिए
कह रहे कि बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। आपने भी देखा होगा कैरम पर पाउडर साथियों छिड़का जाता है। तो क्यों छिड़का जाता है? घर्षण घटाने के लिए, या घर्षण बढ़ाने के लिए, या सुगंध देने के लिए, या बोर्ड को चमक देने के लिए। देखिए जैसे कि वो होता है ना, ठीक, क्या कहते हैं इसको, ये बहुत तेजी से ऐसे हो, यानी कि घर्षण घटाया जाता है साथियों। अगर आप इस पर मेरे ख्याल से नमक डाल दोगे ना तो इसमें घर्षण बढ़ जाएगा। क्या? घर्षण बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप पाउडर डाल दोगे तो इसमें घर्षण घट जाएगा, इसलिए जो आपकी वो भी है ना, ठीक, वो बहुत तेजी से इधर उधर होगी। खैर बचपन में बहुत खेलता था, अभी उसका नाम भी याद नहीं है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत क्या महत्व है? यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत है, ठीक है ना, सुरक्षा का कवच कहा जाता है। ये किस लिए, ये क्या करती है? क्या अम्लीय वर्षा से हमें बचाती है? नहीं। हमें बर्फबारी से बचाती है? नहीं। ये हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, जो साथियों सूर्य से आती है। यानी कि आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा से संबंधित है, तो ग्राफोमीटर किससे संबंधित होगा? बताइए। देखिए गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें, ये विद्युत धारा चेक कर सकती है, तो ग्राफोमीटर ये कोण चेक करता है साथियों कि कितने का है। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ब्लड को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, क्या साथियों? ब्लड ग्रुप ए बी, वीई ग्रुप, या एचएच ग्रुप, या साथियों ए बी ग्रुप। आपने सुना होगा, ठीक है, कई सारे आपने ब्लड ग्रुप सुने होंगे, लेकिन आपने एचएच ग्रुप नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये साथियों 10,000 लोगों में से एक के पास ये ब्लड होता है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को, मैं कहूंगा एचएच ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम था साथियों कार्ल लैंडस्टीनर, और कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ही रक्त समूह प्रणाली की खोज की गई थी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? करंट अफेयर के साथियों लगभग कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं। बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन है, और करंट अफेयर के साथियों में आपको सवाल कराने जा रहा हूं। देखिए, कहने के असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों किसे सम्मानित किया जाएगा? ये रंजन गोगोई को अभी हाल फिलहाल में सम्मानित किया गया है। सम्मानित 2024 में किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है साथियों? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है कौशिक राजशेखर, और कौशिक राजशेखर को ही वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है साथियों डॉक्टर सुल्तान अल जावेर, और इनको ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंपैक्ट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो इनका नाम है साथियों जयश्री दास वर्मा, ये महिला है, और ये साथियों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्या FLO की अध्यक्षता बन चुकी हैं। उसके बाद देखिए सूरज डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है साथियों गोविंद ढोलकिया, और गोविंद ढोलकिया को ही सूरत डायमंड्स बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब यहां से साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और देखिए नंबर सीरीज से सवाल आना बिल्कुल निश्चित तौर पर तय है। तो यहां पर एक नंबर सीरीज का सवाल आपके सामने दे रखा है, 6 है, सबसे पहले 8 है, उसके बाद एकदम से 20 आ गया, और फिर उसके बाद साथियों 66 आ गया। तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए कभी भी अगर आप देखें नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे तो वहां पर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल भी किया गया, गुणा का इस्तेमाल भी किया गया। तो अगर साथियों 6 से हम 8 करें तो देखिए 6 को अगर हम 8 करें या 8 से 20 करें, कैसे हो सकता है? 8 से 20 की अगर बात करें, इसमें अगर 2 से गुणा कर दे और 4 अगर जोड़ दे तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। अगर हम साथियों यहां पर 6 की 1 से गुणा करें और प्लस इसमें 2 कर दें तो साथियों ये हमारा 8 बन जाएगा। और उसी प्रकार देखिए अब 1 से गुणा करी ना, फिर 2 से करी, तो अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, और फिर इसमें 6 जोड़ देंगे। यानी कि 1 से गुणा करके 2 जोड़ा, 2 से गुणा करके 4 जोड़ा,
3 से गुणा करके 6 जोड़ा, तो मैं कहूंगा आप साथियों 4 से गुणा करके 8 जोड़ा जाएगा। क्या 8 जोड़ा जाएगा? तो सबसे पहले साथियों 66 की गुणा 4 से आप लोग कर लीजिए। 4 छंग कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 चौक 24 25 और आपका 26 हो जाएगा। इसमें 8 और प्लस कर लीजिए, ठीक है ना, 272 आपका हो जाएगा। यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 272 आ जाएगा। क्या 272 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में। कौन से वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी वाले में, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए साथियों, ठीक है ना, और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आपसे कम से कम 2 तो साथियों पूछे जाना है। यहां पर कहा गया है, जैसे जैसे कहा जाता है ना, ये निष्कर्ष यहां से आपके स्टार्ट हुए, 2 निष्कर्ष 2 कथन है। कहने कि कुछ फूल रसायन है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए? ये आपके फूल हो गए। कहने कि कुछ फूल रसायन है ना, तो मान लेते इतने फूल क्या हो जाएंगे? इतने फूल साथियों रसायन हो जाएंगे। इतने फूल रसायन हो गए। कह रहे कि कुछ रसायन जड़ी बूटी है, तो मान लेते हैं साथियों इतने रसायन क्या हो गए? इतने रसायन आपके जड़ी बूटी हो गए। क्या? इतने रसायन आपके जड़ी बूटी हो गए। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब देखिए निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहे कि कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ फूल जड़ी बूटी हैं। कुछ फूल जड़ी बूटी। अच्छा, यहां पर एक लॉजिक है, जो एक कॉन्सेप्ट साथियों लग रहा है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, और यहां पर कह रहे हैं कि कुछ फूल जड़ी बूटी। अरे भाई एक बात करो ना, एक बात करो, ठीक है ना। या तो साथियों मोहन अच्छा लड़का है या मोहन अच्छा लड़का नहीं है, कोई एक बात हो सकती है ना। अब जैसे कि मैं आपसे कहूं, मैं आपको 2 कंडीशन दूं, मोहन अच्छा लड़का है, क्या मोहन अच्छा लड़का है या मोहन अच्छा लड़का नहीं है, तो आप यही तो कहोगे इनमें से कोई एक कंडीशन सही होगी। तो यहां पर भी यही चीज लगेगी कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सही होगा, अनुसरण करता है। तो मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, कभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो जो मैंने तरीका आपको बताया है वही आपको साथियों फॉलो करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि 5 मित्र हैं। 5 मित्र हैं, श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण। ये एक पंक्ति में बैठे दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पंक्ति बना ली, 5 लोग हैं ना, 1 2 3 4, ये हो गए 5, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ गया, ठीक है। और इन सभी का मुंह किस तरफ है साथियों? दक्षिण की तरफ है, दक्षिण नीचे की तरफ होता है। उसके बाद कह रहे कि श्रुति श्रेया और अनूप के बीच में बैठी, यानी कि श्रेया अनूप आजू बाजू होंगे, बीच में श्रुति होंगी। उसके बाद कह रहे हैं कि किरण और श्रेया क्रमशः पश्चिम और पूर्व के अंतिम सिरों पर बैठे हैं, यानी कि किरण जो है ना, ये देखिए क्रमशः लग गया, तो किरण किसके लिए हो जाएगा? पश्चिम। किरण जो बैठा है वो पश्चिम की तरफ बैठा है। अब अगर साथियों बात करते हैं, ये मान लीजिए ये आप हैं, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर हो जाएगा। तो कहा गया है किरण जो है ना, ये पश्चिम की तरफ बैठा है, तो पश्चिम इस तरफ होता है, यानी कि पश्चिम इस तरफ होगा। तो यहां पर कौन बैठ जाएगा? किरण बैठ जाएगा यहां पर साथियों, ठीक है ना। अच्छा 5, यहां 1 सेकंड रुकिए, 1 2 3 4 5, यानी कि किरण आपका जो बैठेगा वो इस तरफ बैठ जाएगा, ठीक है। और यहां पर कौन बैठ जाएगा? यानी कि जो श्रेया बैठेगा ना, वो पूर्व में बैठ जाएगा। तो श्रेया की स्थान की अगर बात करें, यहां पर आ जाएगा श्रेया। 2 चीजें हो गई। अब इसको ऊपर वाले को देखिए, कह रहे कि श्रुति जो है ना, श्रुति ये श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है। तो श्रेया ये बैठी है, अनूप ये बैठा है, और बीच में कौन बैठेगा साथियों? श्रुति बैठेगी। ये 3 की कंडीशन हो गई। अब बचा कौन साथियों? एक ही तो बचा, यानी कि अंकित बचा। तो अंकित साथियों, अंकित यहां पर आ जाएगा। तो अब सवाल देखिए जरा, पूछा क्या गया है कि बीच में कौन बैठा है? तो बीच में तो साथियों अनूप बैठा है। तो अनूप आपका क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल अनूप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल आ गया है। देखिए 53 है, उसके बाद 74 आया है, उसके बाद 95 आया है, और उसके बाद साथियों 116 आया है। आपको बताने कि यहां पर आखिर कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें लॉजिक की अगर बात करें, लॉजिक क्या लग रहा है देखिए जरा। देखिए अगर हम 53 में कितना प्लस करें कि 74 बन जाए? मैं कहूंगा साथियों 21 प्लस कर दीजिए। क्या 21 प्लस कर दीजिए, क्या बन जाएगा साथियों? 74 बन जाएगा। तो हमने 21 प्लस कर दिया। 74 में हम कितना प्लस कर दें कि 95 बजाय, इसमें भी साथियों आपको 21 प्लस करना पड़ेगा। और 95 की अगर बात करें, 5 इधर 16 उधर, यानी कि 21 इसमें प्लस करेंगे। तो मैं कहूंगा इसमें भी 21 हमको प्लस करना पड़ेंगे। तो 6 1 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 1 यानी कि 137 के आपका जवाब आएगा। देखिए ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल
ऑप्शन में तो है 137, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि साथियों बिना कहे जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने अंतिम सिलेक्शन के लिए इस क्लास में पूरी जान लगा देंगे, जितना आपको पढ़ाया जाए सब कुछ आप साथियों तैयार कर लेंगे, क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि आपके पास अंतिम मौका है। अगर आपके मन में जरा सी भी ये भावना आ जाती है कि अरे इसमें नहीं तो अगले एग्जाम में हो जाएगा, इस साल नहीं तो अगली साल हो जाएगा, क्या दिक्कत है, समय तो बहुत है ना। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट जॉब लेने का मजा जो कम उम्र में है वो फिर ज्यादा उम्र हो जाए उसमें वो बात नहीं आती है, क्योंकि अगर आप कम उम्र में ले लोगे तो आप पूरी तरीके से सेटल हो जाओगे। एक कम उम्र की जो सक्सेस मिलती है ना इंसान को, वो उस बंदे को चमका देती है। अरे भाई ज्यादा उम्र में तो हर इंसान ज्यादातर सक्सेसफुल हो जाता है 80%, लेकिन कम उम्र में लीजिए सिलेक्शन, कम उम्र में सिलेक्शन का मजा ही कुछ और है। ठीक है, चलिए तो इस बात पर थोड़ा सा आप गौर करेंगे, अकेले में थोड़ा सा शांत मिजाज के साथ थोड़ा सा गौर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं बी वाई है, या ऐसे ही समझा दूं आपको, यहां पर अगर बात करें साथियों बी वाई है, उसके बाद एफ यू है, उसके बाद जे क्यू है, उसके बाद एन एम है, उसके बाद आर आई है। देखिए आपने सुना होगा अपोजिट लेटर, जैसे कि ए का अपोजिट लेटर जो होता है वो जेड होता है, बी का अपोजिट लेटर साथियों वाई होता है, सी का अपोजिट लेटर एक्स होता है, और डी का अपोजिट लेटर क्या होता है साथियों डब्ल्यू होता है। तो यहां पर अगर बात करें बी का अपोजिट लेटर वाई है, तो यहां पर बी का अपोजिट लेटर वाई आ गया है। एफ का अपोजिट लेटर यू होता है, जे का साथियों क्यू होता है, एन का एम होता है और आर का आई होता है। ठीक है ना, आई का आर भी कह सकते हैं, एम का एन भी कह सकते हैं, जे क्यू का जे भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं साथियों, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि ये साथियों बी से एफ हुआ, यानी कि इसमें 4 बड़ा है, एफ से जे हुआ है साथियों कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है, फिर 4 बड़ा है, तो 18 में 4 बढ़ाएंगे 22 आ जाएगा, यानी कि वी आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा साथियों, वी आ जाएगा। और वी का अपोजिट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, एल ओ वी ई, यानी कि एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल और वी का अपोजिट ई का अपोजिट वी। तो मैं कहूंगा वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में तलाश कीजिए कि वीई कहां पर लिखा हुआ, मैं कहूंगा वीई तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करते हैं साथियों क्या लिखा हुआ है कि एंटोमोलॉजी का संबंध अगर कीट से है तो इक्थियोलॉजी का संबंध किससे होगा। देखिए एंटोमोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें कीटों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, कीटों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अगर इक्थियोलॉजी की अगर बात करें का जीवाणु का अध्ययन किया जाता है या सिक्के का अध्ययन किया जाता है, मछली का या साथियों मधु का, मैं कहूंगा इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो मछली के साथ जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों। इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल को देखिए और फटाफट साथियों मुझे आप लोग बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर दिख जाए। चलिए अब इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे आंसर बताइए कि राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। यहां पर आपसे कहा गया है कि दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली शब्दों को दर्शाता है, यानी कि इसमें जो पंचभुज देखिए जरा 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाली जो आकृति है ना ये किसको दर्शा रही है, ये नेपाली लोगों को दर्शा रही है। यानी कि पंचभुज में जो 18 16 30 40 35 नंबर है ना ये सब नेपाली हैं। उसके बाद कहा गया है कि जो वृत्त है ना ये हिंदी शब्दों को निरूपित करता है, यानी कि ये जो है ये हिंदी वृत्त जो है ना ये हिंदी शब्दों को निरूपित करता है। कह रहे कि जो आयत है ये अंग्रेजी शब्दों को, देखिए एक सवाल ऐसा पक्का है ये समझ लीजिए। आयत की अगर बात करें, आयत आपका ये हो गया, यानी कि आयत की अगर बात करें क्या कहा गया है, ये आयत अंग्रेजी लोगों को दर्श करता है। तो अंग्रेजी लोगों को ये दर्शाता है। कहने के वर्ग जो है ये फारसी लोगों को दर्शाता है, वर्ग आपका ये हो गया, वर्ग आपका ये हो गया और ये फारसी लोगों को दर्शाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों क्या कहा गया है, अब ये देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कहा गया है कि कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी शब्दों में शामिल हैं, यानी कि कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी। तो अंग्रेजी की अगर बात करें, अंग्रेजी साथियों ये हो गए, क्या अंग्रेजी ये हो गए, और क्या कहा गया है फारसी, अगर बात करें फारसी आपके साथियों ये हो गए।
ठीक है ना, फारसी आपके ये हो गए। तो अंग्रेजी होना चाहिए, फारसी होना चाहिए और हिंदी वाले भी होना चाहिए, यानी कि ये वाला भी साथियों होना चाहिए। क्या ये वाला भी होना चाहिए? तो अगर बात करें, अब देखिए ये जो 13 नंबर है ना, 13 नंबर, ये अंग्रेजी भी है, ये हिंदी भी है, ये फारसी भी है। तो 13 आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखेंगे, बहुत शानदार शानदार साथियों कॉन्सेप्ट लिए हैं आपके लिए। एक निश्चित कूट भाषा में JAIPUR को AJPIRU लिखा जाता है। अब आपको पहचानना है साथियों कि यहाँ जयपुर से ये लेटर कैसे बने हैं, उसी प्रकार भोपाल से यानी कि BHOPAL से HBPOLA बना दिया गया। तो आपको बताना है कि इंदौर से कौन से लेटर बनाए जा सकते हैं। तो लॉजिक पहचानिए साथियों, कम समय में लॉजिक पहचानना बहुत अच्छी बात है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहां पर लेटर है ना, सेम टू सेम वही लेटर यहां पर है। अब कैसे क्या माजरा है यहां पर? देखिए कि यहां पर अगर बात करें साथियों, जो JA लिखा हुआ है ना, यहां पर AJ लिख दिया गया है, यहां पर IP लिखा हुआ है ना, तो यहां पर PI लिख दिया गया, यहां पर UR है तो यहां पर RU लिख दिया गया, और यहां पर भी सेम टू सेम यही चीज अपनाई गई है। तो मैं कहूंगा साथियों, देखिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि NI लिखा हुआ है, सॉरी IN लिखा हुआ है तो यहां पर NI हो जाएगा, DO लिखा हुआ है तो OD हो जाएगा, RE लिखा है तो साथियों ER हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि ऐसा ऑप्शन कहां पर है साथियों, NIODER कहां पर है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर अगर बात करें उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय की संख्याओं में जो संबंध है। तो कुल मिला के यहां पर अगर बात करें, जो 8 12 8 112 49 में जो संबंध है, अब 8 112 49 में क्या संबंध है ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, ये किसका स्क्वायर है? तो ये तो साथियों 7 का स्क्वायर है। अगर हम इस 7 की गुणा इससे कर देते हैं तो कितना आ जाता है? तो साथियों 56 आ जाता है। कितना आ जाता है? 7 7 49 7 8 56, और 56 का डबल होता है ये 112। तो ये लॉजिक हमें साथियों पहचानना है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं साथियों ये आंसर है, तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की गुणा इससे करो तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75, 75 का 2 गुना 85 होता है, नहीं ये 9 का स्क्वायर होता है साथियों। 16 की 9 से करो और उसमें फिर 2 से गुणा कर दोगे तो 117 नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 नीम ही 117 से ज्यादा होता है। उसी प्रकार ये है 8 का स्क्वायर, 8 की गुणा साथियों आप किससे करोगे? 8 की गुणा 12 से करोगे तो कैसे 48 आ जाएगा भाई, बहुत ज्यादा आएगा। उसके अलावा ये 11 का स्क्वायर है, 11 की गुणा 7 से करोगे 77 आ जाएगा, और 77 दुना कितना होता है? 154 होता है। मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर लगा है, जो रूल यहां पर लगा है, वही रूल साथियों यहां पर लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको क्या करूं, थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको जूम मैं आपके लिए कर देता हूं। अब आपको बहुत प्रॉपर तरीके से यहां पर नजर आ रहा होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें कि इसमें क्या लॉजिक है, कैसे क्या है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित चित्रों में, इसको आपको पढ़ना भी नहीं है, मैं तो पढ़ देता हूं आपके लिए ऐसा ही, क्योंकि आप समझ जाते हैं इसी को देखकर कि अगली यानी कि चौथी आकृति आपसे पूछी जा रही है। तो निम्नलिखित चित्रों में कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने का ये कैसा दिखाई देगा, यानी कि आपके पास एक ऐसा चौकोर कागज है, आपने बीच से इसको फोल्ड किया, मोड़ा, यानी कि ये वाला पार्ट अभी इसके ऊपर आ गया है। तो अब आपके पास एक ऐसा आकृति आ गई है। अब आपने क्या किया, इसको यहां से आपने फोल्ड किया, यानी कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर रख दिया। तो अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ गई है। कैसी आकृति, यहां पर मैं आपको बतला देता हूं, एक ऐसी आकृति आ गई है, ठीक है ना। तो अब यहां से एक ट्रायंगल, लंबा ट्रायंगल आपके एक कट करा गया, क्या होल बनाया गया है, लंबा ट्रायंगल, और यहां पर भी एक छोटा सा ट्रायंगल करके बनाया गया है। तो मैं कहूंगा जब इसको खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, ये वाला पार्ट जब इधर खोलेंगे तो यहां पर भी साथियों एक ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी। कैसी आकृति बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूं, कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। और जैसा ट्रायंगल यहां पर है ऐसी भी साथियों यहां पर एक ट्रायंगल बन जाएगा। थोड़ा सा सही तरीके से नहीं बन पाए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद जब आप ये वाला पायलट खोलेंगे ऐसे करके, तो यहां पर भी साथियों एक ऐसी आकृति बन जाएगी, और यहां पर एक ऐसी आकृति बन जाएगी, और यहां पर साथियों एक ऐसी बन जाएगी, और यहां पर एक ऐसी बन जाएगी। तो ऐसी आपको बताने का यहां पर है, मैं कहूंगा नहीं कि आपको यहां पर दिख रही है साथियों, यहां पर भी
एक तरीके से नहीं दिख रही है, ठीक है ना। क्यों नहीं दिख रही है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो छोटी वाली त्रिभुज है ना, छोटी वाली का त्रिभुज एक इस तरफ है यानी कि इधर का, और इधर का साथियों इस तरफ है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ, इसलिए नहीं होगा। इसकी अगर साथियों बात करते हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही है या इसकी, अच्छा यहां पर अगर बात करें, दोनों का मुंह इस तरफ है, इस तरफ है, देखिए दोनों का मुंह इस तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, एक का मुंह इस तरफ है और ऊपर वाले का मुंह इस तरफ है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, क्योंकि जैसी ही आकृति है वैसी ही आकृति है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो अब आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, आपके 25 क्वेश्चन पूरे देखेंगे इंग्लिश के, जैसे आपके साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ठीक है ना साथियों, चलिए तो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, एक पूरा सेंटेंस होगा, उसके लिए आपको साथों एक वर्ड बताना, यानी कि एक वर्ड में आपको आंसर देना होगा। तो कह रहे हैं कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजिली, यानी कि कुछ ऐसा जो बहुत आसानी से जिसको हैंडल नहीं किया जा सकता, उसको साथियों क्या कहा जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए अनफिट का मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिए आप इस काम के काबिल नहीं है, आप इस काम के लिए अनफिट हैं, ठीक है, तो उसको अनफिट तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अनटेडी की अगर बात करें, अनटेडी का मतलब होता है गंदा, तो उसको तो गंदा भी नहीं कहा जाएगा जिसको आसानी से हैंडल आप नहीं कर सकते हैं। अगर बात करते हैं साथियों अनवाइडली का मतलब क्या होता है पता है, बोझल इसका मतलब होता है, क्या बोझल इसका मतलब होता है। तो जो जैसे कि मान लीजिए बोझल की अगर बात करें, जो आप सामान मान लीजिए नहीं जिसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा, अनवाइडली कहा जाएगा। अनवाइडली कहा जाएगा तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी स्पेलिंग गलत है। देखिए रेसिस्ट की अगर बात करें, यहां पर रेसिस्ट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रेसिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। और रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों रुकावट। यहां पर बिट्रे लिखा हुआ है, बिट्रे नहीं होता है साथियों, बेट्रे होता है। क्या होता है साथियों, BET, क्या BET साथियों और RAY। बेट्रे की अगर बात करते हैं साथियों, धोखा देना इसका मतलब होता है, क्या धोखा देना इसका मतलब होता है, धोखा देना इसका मतलब होता है। और रिवर्स की अगर बात करते हैं साथियों, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या, उल्टा। इसकी भी स्पेलिंग सही है, इसकी भी सही है, इसकी गलत थी तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक, इसकी भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। कहने के एवरीवन बर्स्ट अप लाफ्टर व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम, यानी कि जब वो रूम में दिखा, क्या When यानी कि जब वो appeared यानी कि रूम में दिखा, तो एवरीवन यानी कि सभी लोग लाफ्टर हो गए, यानी कि हंसने लगे, क्या हंसने लगे। और हंसी का साथियों क्या, एक तरीके से सबकी हंसी फूट पड़ी। तो यहां पर फूट पड़ी का एक तरीके से इंग्लिश आना चाहिए, और फूट पड़ी को क्या कहा जाता है, मैं कहूंगा साथियों बर्स्ट इनटू कहा जाता है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एवरीवन बर्स्ट इनटू लाफ्टर व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम, यानी कि जब सभी लोग हंसने लगे जब उसने वो रूम में उसने एंट्री ली, रूम में वो दिखा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि इन्स एंड आउट्स का आपको मीनिंग बताना है कि क्या होता है, बताइए। देखिए इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है साथियों पूरी जानकारी देना, क्या पूरी जानकारी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब आपको बताना है क्या, यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंप्लीट फैक्ट, सम डिटेल, ब्रीफ पॉइंट्स या हिडन फैक्ट्स। तो मैं कहूंगा कंप्लीट फैक्ट्स यानी कि कहीं ना कहीं पूरी जानकारी, और इन्स एंड आउट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट फैक्ट्स हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि सिनोनिम क्या होगा लेआउट का। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए लेआउट का मतलब क्या होता है। लेआउट का मतलब होता है नक्शा, किसी भी चीज का नक्शा है, नक्शा कह लो या खाका कह लो, तो लेआउट का मतलब नक्शा होता है, खाका होता है। इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है, मुझे बताइए। अरेंजमेंट होगा, ऑर्डर होगा, शेड्यूल होगा या टाइम टेबल होगा, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर किसी चीज का आप खाका तैयार कर रहे हैं, किसी चीज का आप नक्शा तैयार कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज की आप प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको कह सकते हैं किसी चीज का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लेआउट का सिनोनिम जो बैठेगा वो अरेंजमेंट बैठेगा, बाकी इन तीनों में से कोई नहीं बैठेंगे। यानी कि जो सबसे नजदीकी जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक तरीके से इसको वन वर्ड में क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए
देखिए कहीं ना कहीं इसको हम लोग कहेंगे साथियों जीवों का अध्ययन, कहीं कह सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों का अध्ययन इसको हम लोग कह सकते हैं। क्या? जीवों का अध्ययन इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब यहां पर आपका राइट आंसर पैथोलॉजी होगा नहीं, या फिजियोलॉजी होगा नहीं, जियोलॉजी होगा नहीं साथियों, बायोलॉजी हो जाएगा। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान साथियों इसको हम लोग कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जिनका आंसर यहां पर डी के साथ है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आपको फिर से सिनोनिम बताना है चॉइस का, यानी कि इस वर्ड की अगर बात करें इसका सिनोनिम क्या हो सकता है। इसका मतलब होता है साथियों क्या? अव्यवस्था। एक होता है व्यवस्था और एक होता है अव्यवस्था। तो इसका मीनिंग आपको पता चल गया। अब इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। क्या सिस्टम होगा? नहीं। काल्म होगा? क्विट होगा? नहीं साथियों। टर्मोइल का मतलब भी साथियों क्या होता है? अव्यवस्था होता है, अव्यवस्था होता है। तो मैं कहूंगा कि आपका चॉइस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टर्मोइल हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का आपको बताना है कि एंटोनिम साथियों क्या हो सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? एब्स्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है। इसका देखिए ये होता है, एक शब्द आपने सुना होगा अमूर्त शब्द, और एक आपने शब्द सुना होगा मूर्त शब्द। तो अमूर्त का एंटोनिम क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? मूर्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर बात करें मूर्त की इंग्लिश क्या होती है तो कॉन्क्रीट होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट का विलोम क्या होगा? तो कॉन्क्रीट होगा। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए सी द लाइट ऑफ डे। क्या? सी द लाइट ऑफ डे की आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो देखिए अगर बात करें सी द लाइट ऑफ द डे, यानी कि डे की रोशनी में देखना, तो मैं कहूंगा साथियों जो चीज चल रही होती है ना, जो चीज चल रही होती है वो ड्राइव वाली नहीं, जो चीज चलन में होती है ये हम लोग कह सकते। जो चीज चलन में हो, क्या? जो चीज चलन में हो उसको कहा जाता है सी द लाइट ऑफ डे। तो अब आपको बताना है साथियों क्या? हैव ए लॉन्ग लाइफ नहीं, वर्क ड्यूरिंग डे टाइम नहीं, फील वेरी हॉट नहीं साथियों, बिकम पब्लिकली नोन, यानी कि जो पब्लिक उस समय जानती हो साथियों उसको कहा जाता है चलन में है ये वस्तु, या सी द लाइट ऑफ डे, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। यहां पर भी शायद वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सबटाइटल द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि यहां पर अगर बात करें अंडरलाइन आपकी यहां पर है, यहां पर आपको बताना है ऑब्जर्व की जगह पर पीप्ड आएगा, डैश्ड आएगा, स्टार्ड आएगा, ये डेराइव्ड आएगा साथियों, बताइए। चलिए देखिए द डोर वाज एजार, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है साथियों? द डोर वाज एजार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद साथियों यहां पर क्या लिखा हुआ है? एंड जेनी ऑब्जर्व्ड इन। तो ऑब्जर्व की जगह पर साथियों क्या आ रहा है? ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए एजार का मतलब होता है आधा खुला। मान लीजिए कोई गेट वगैरह है या कोई डोर वगैरह है, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे आधा खुला, ठीक है, आधा खुला। तो जो डोर था ना वो आधा खुला हुआ था, और जेनी ऑब्जर्व इन, और जेनी ने उसमें ऑब्जर्व कर लिया, ये आना चाहिए जेनी ने उसमें पीप्ड कर लिया। मैं कहूंगा पीप्ड कर लिया। पीप्ड का साथियों मतलब क्या होता है? उसके अंदर जाके देख लिया, उसका निरीक्षण कर लिया, ये हम लोग यहां पर कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है, यानी कि द डोर वाज एजार एंड जेनी पीप्ड इन, ये आना चाहिए यहां पर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें एक स्पेलिंग गलत है। कौन सी गलत है आपसे पूछी जा रही है। देखिए लेबोरेटरी की अगर बात करते हैं इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों प्रयोगशाला। क्या इसका मतलब होता है? ठीक है ना, इसका मतलब साथियों प्रयोगशाला होता है। गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सरकार होता है, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें या साथियों एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो ADVERTISE होना चाहिए, यानी कि यहां पर ए की कमी है। तो मैं कहूंगा कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा टैक्टफुल्ली की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है साथियों चतुराई। क्या? चतुराई से काम लेना टैक्टफुल्ली कहलाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको बताना है एंटोनिम। कौन से वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है साथियों? पाल्ट्री का आपको बताना है साथियों के एंटोनिम क्या हो जाएगा। देखिए पाल्ट्री की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटा होना, बहुत तुच्छ होना,
ठीक है, बिल्कुल छोटा होना एक तरीके से, या नगण्य होना भी कहा जाता है कभी कभी। तो इसका आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, यानी कि बड़ा इसका क्या हो जाएगा, तुच्छ, मतलब छोटा, और बड़ा मतलब क्या, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बड़े की इंग्लिश की अगर बात करें, की कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं साथियों, की का मतलब तो चाबी होता है। क्रूशियल कहते हैं साथियों, क्रूशियल भी नहीं होता है, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करते हैं साथियों, सब्सटेनियल होता है, सब्सटेंटियल होता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सब्सटेंटियल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। उसके अलावा बेसिक का मतलब क्या होता है, बेसिक का मतलब साथियों बुनियादी होता है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। किस चीज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, द साइंस ऑफ सर्विंग एंड चैरिटिंग बॉडीज ऑफ वाटर। चलिए तो यहां पर अगर साथियों बात करें उसको क्या कहा जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। तो उसको साथियों क्या जलराशि विज्ञान कहा जाएगा, और जलराशि विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है साथियों, हाइड्रोग्राफी होती है। तो हाइड्रोग्राफी क्या होगा, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अब आपको बताना है साथियों खाली जगह में कौन सा वर्ड आ सकता है। देखिए देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट्स एट द वेंचर आएगा, वेन्यू आएगा, वेंट आएगा, या साथियों वेनम आएगा। यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों वेन्यू आपका आना चाहिए। पूरा सेंटेंस आपका कैसे हो जाएगा, देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर एंट्री टिकट एट द वेन्यू, यानी कि आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब आपको साथियों एंटोनिम बताना है किस वर्ड का। साथियों यहां पर अगर बात करते हैं इमर्ज वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। तो अगर बात करते हैं सबसे पहले कि इमर्ज का मतलब क्या होता है, तो इमर्ज का मतलब होता है साथियों प्रकट होना। क्या, इमर्ज का मतलब होता है साथियों प्रकट होना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम की अगर बात करते हैं तो डिसअपियर होना क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना इसका एंटोनिम हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स की जब हम बात करते हैं साथियों, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है, तो भाई तारों का समूह जो है ना उसको तारा मंडल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, उसको तारा मंडल कहा जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, यहां पर अगर साथियों बात करें तारा मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि इस प्रकार आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वन बॉय वाज कैप्चर्ड इनसाइड व्हेन द बिल्डिंग कॉट फायर। खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए वन बॉय वाज, ठीक है, इनसाइड, ठीक है। अगर बात करते हैं कि एक बच्चा था या एक लड़का था वो फंस गया यानी कि ट्रैप्ड इनसाइड व्हेन द बिल्डिंग कॉट फायर, ठीक है। तो मैं कहूंगा ट्रैप्ड यहां पर आना चाहिए क्योंकि ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस गया, ठीक है। तो राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी देखिए मैथ के क्वेश्चंस आप लोग देख कर जाइएगा, अभी पूरे ये इंग्लिश के क्वेश्चंस देखिएगा क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा मैथ के सवालों को भी आप जरूर देखिएगा। चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर साथियों मर्सनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों कहीं ना कहीं लोभी, हम लोग कह सकते हैं लोभी, ठीक है। और वर्सेटाइल की अगर बात करते हैं, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। क्या इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है बहुमुखी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं कंटिजेंसी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है सहयोग। क्या इसका मतलब क्या हो जाएगा, सहयोग। और वॉलंटियर की अगर बात करें, इसका मतलब की अगर बात करें स्वयं सेवक, इसका मतलब होता है क्या, स्वयं सेवक इसका मतलब होता है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर वॉलंटियर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सही स्पेलिंग क्या होती है साथियों, VO, उसके बाद LUN हो गया, और TEER, यानी कि R की जगह पर क्या आएगा, E आएगा और फिर R आएगा, यानी कि TEER होता है। तो कुल मिला के कौन सा वर्ड यहां पर गलत था, ऑप्शन नंबर डी वाला गलत था। इसकी सही स्पेलिंग क्या है वो भी मैंने आपको बतला दी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं साथियों वाइन, यहां पर लिखा हो वाइन का मतलब होता है कराहना। क्या कोई कराहता है ना तो उसको कहते हैं कराहना, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, पारस्परिक। क्या इसका मतलब होता है साथियों, पारस्परिक इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। और रिलीजियस की अगर बात करें, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक,
रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक। लेकिन अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, जहां पर लिखा हुआ है साथियों लॉरल, लॉरल नहीं होता है साथियों, लॉरल होता है। कैसा, क्या इसकी स्पेलिंग हो जाएगी, LAUREL, लॉरल हो जाएगी। और लॉरल का मतलब क्या होता है साथियों, प्रतिष्ठा इसका मतलब होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। गलत है तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि कनिंग का आपसे यहाँ पर सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो कनिंग की अगर बात करते हैं, कनिंग का मतलब क्या होता है साथियों, कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो किस वर्ड की स्पेलिंग, यानी कि किस वर्ड का मीनिंग होता है चालाक। श्रीव्ड की अगर बात करें, प्रूडेंट की अगर बात करें, ठीक है ना। देखिए प्रूडेंट का मतलब क्या होता है पता, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों बुद्धिमान। उसके अलावा अगर स्ट्रे की बात करते हैं तो स्ट्रे का मतलब होता है साथियों बिखरा हुआ। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज भी बिखरी हुई है। अनयूजुअल की अगर बात करें, यूजुअल मतलब सामान्य और अनयूजुअल मतलब क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, असामान्य हो जाएगा। लेकिन श्रीव्ड की अगर बात करते हैं तो साथियों ये आपका कनिंग का सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि कनिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं चालाक होता है और श्रीव्ड का मतलब भी कहीं ना कहीं चालाक होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, यहां पर अगर बात करें ऑर्डिनरी एंड डल, इसका मतलब साथियों आपको बताना है। ये एक ईडियम है। क्या है साथियों, यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, ये अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्डिनरी एंड डल की अगर बात करें, ऑर्डिनरी एंड डल का मतलब क्या होता है अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या बताएंगे साथियों, आप बताएंगे सांसारिक। क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे साथियों सांसारिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी इंग्लिश आप लोग मुझे बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूं साथियों मंडेन की अगर बात करते हैं, मंडेन का मतलब ही सांसारिक होता है। यानी कि ऑर्डिनरी एंड डल का मीनिंग क्या हो जाएगा, मंडेन हो जाएगा। और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि शफल की अगर बात करें, इसका सिनोनिम आपको बताना है। क्या शफल की अगर बात करते हैं साथियों, शफल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। देखिए शफल का मतलब होता है फेरबदल, किसी भी चीज में कोई तब्दीली करना, यानी कि कोई फेरबदल करना शफल हो जाएगा। इसका सिनोनिम की अगर बात करते हैं साथियों, स्टैगर हो जाएगा। स्टैगर क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है चेंजेस करना, फेरबदल करना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि टू गो राउंड इन द सर्किल। क्या, टू गो राउंड इन सर्कल्स, इसकी अगर बात करें साथियों, देखिए टू गो राउंड इन सर्कल, यानी कि एक सर्किल है, आप उसमें ही बार बार घूम रहे हो, यानी कि बेकार आप अपनी मेहनत जाया कर रहे हो, यानी कि आप अपना समय को बर्बाद कर रहे हो। क्या कर रहे हो साथियों, समय को आप क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। तो यही तो इसका मतलब हो जाएगा। अब आपको आंसर बताना है। टू बी अनेबल टू ड्रा ए सर्किल प्रॉपर्टी प्रॉपरली नहीं, टू रन राउंड ए सर्कुलर स्टेडियम वेरी फास्ट नहीं, टू वेस्ट वंस टाइम, बिल्कुल साथियों, एंड इनफ डूइंग ट्रेवलिंग थिंग्स। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है कि एंटोनिम बताने आपको साथियों रेसिस्ट का। रेजिस्ट की अगर बात करें कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रेजिस्ट का मतलब होता है साथियों, रेजिस्ट का इसका मतलब होता है रोकना। क्या इसका मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है रोकना। अब इसका एंटोनिम्स की अगर बात करते हैं तो किसी को रोकना और किसी को भाई अनुमति दे देना, इसका एंटोनिम ही तो हो जाएगा। किसी को अनुमति दे देना और अनुमति देने को एलाउ कहा जाता है। तो इस प्रकार रेजिस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एलाउ हो जाएगा, एलाउ हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू सप्लाई हिम 1000 रुपीज या लेंड हिम 1000 रुपीज या एक्सटेंड, या साथियों यहाँ पर मेरे हिसाब से लैंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लैंड का मतलब होता है साथियों उधार देना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उधार देना। यानी कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ठीक है कि उधार दो हमको 1000 रुपीज उधार उसने उससे मांगे। तो कुल मिला कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें, आपसे पूछा जा रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, कहने के द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 1000 वाइफ एट द सेम टाइम। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कह रहे हैं कि मोर देन 1000 यानी कि 1000 से ज्यादा वाइफ हैं अगर किसी की, तो और सेम टाइम पे है तो उसको क्या कहा जाएगा साथियों, और ये प्रैक्टिस ऑफ हैविंग है तो मैं कहूंगा इसको बहु विवाह कहा जाएगा। तो बहु विवाह की अगर बात करते हैं साथियों, बहु, ठीक है ना, गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा बहु विवाह।
तो बहुविवाह की अगर बात करें इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों, पॉलीगेमी कहा जाता है बहुविवाह को। इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब साथियों यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मैथ का पहला सवाल है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा। देखिए अगर 1 से 40 तक की संख्याएं हम देखें उसमें कौन कौन सी ऐसी संख्या जिसमें या तो 1 आ रहा है या 9 आ रहा है। तो मैं साथियों वो संख्याएं लिख देता हूं। सबसे पहले तो पहली नंबर है, उसके बाद 9 संख्या है, ठीक है। उसके बाद 1 से 9 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसमें 1 आए। और उसके बाद साथियों 11 संख्या इसमें 1 आ रहा है। उसके बाद 19 ऐसी संख्या जिसमें 1 भी है 9 भी है। उसके बाद 21 ऐसी संख्या जिसमें 1 है और 29 ऐसी संख्या जिसमें 9 है। और उसके बाद 31 ऐसी संख्या जिसमें 1 है। उसके बाद 39 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी संख्या हैं जिनके जो 101 से 140 के बीच तक में जिसमें 1 या 9 आ रहा है। तो साथियों कह रहे हैं उन संख्याओं का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि 40 का 8% आपको बताना है साथियों। तो हम 8 को प्रतिशत में बदलेंगे तो साथियों उसको 100 से गुणा कराएंगे तो 100 यहां पर आ जाएगा और नीचे आपका 40 आ जाएगा, क्योंकि टोटल संख्याएं 40 हैं। तो 8 एकम 8 8 पंजे 40 हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना, ठीक है। क्या था ये 100 था ना, अच्छा ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों आपका 20% आ जाएगा। बिल्कुल 20% पूरा आंसर आ जाएगा और 20% ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर। कह रहे कि किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में करता है, यानी कि ए अगर उस काम को करता है तो 10 दिन में करता है और बी अगर उस काम को करता है तो 15 दिन में करता है। कहने कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट का काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 10 के पहाड़े में भी आए, 15 के पहाड़े में भी आए, यानी कि 30 हो जाएगा। कितनी बार में आ रहा है, 10 तिया 30 और 15 दुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि ए जो है ना साथियों, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए आपने एक चीज सुनी होगी साथियों, कार्य किसे कहा जाता है, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है, जितना वो साथियों जितनी उसकी क्षमता है। अगर मान लीजिए क्षमता उसकी एक काम करने की डेली है, ठीक है, और गुणा समय, ये क्या, अगर क्षमता पता है और समय पता है, यानी कि उस क्षमता से कितने समय में वो काम कर रहा है तो आपको कार्य मालूम पड़ जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं कि ए जो है ना ये साथियों 3 काम करता है, तो साथियों ए जो है ना ये 3 काम करता है। अगर हम मान ले साथियों माना प्रोजेक्ट पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। माना प्रोजेक्ट पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, x दिन लगेंगे। x दिन 9 भी हो सकते हैं, अच्छा नहीं 9 नहीं, ये तो कह रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगे, और मैंने कहा है कि पूरा प्रोजेक्ट होने में x दिन लगेंगे और 3 की दर से साथियों काम करता है ए। तो अगर हम साथियों x - 5 कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो साथियों ये हमें क्या ये पता चल जाएगा कि भैया जो है ना ए कितने दिन काम किया, ए ने इतने दिन काम किया और 3 की दर से किया, यानी कि डेली 3 काम कर रहा था। तो प्लस साथियों, और इसकी बात करें बी, तो ये साथियों 2 काम कर रहा है डेली, यानी कि 2x इसकी क्षमता हो जाएगी, और बराबर, यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों टोटल काम क्या है, टोटल काम 30 है। तो ऐसा जब होता है तो साथियों टोटल काम आपका 30 हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 काम टोटल हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए साथियों, कैसे आ जाएगा, 3x आ जाएगा, -3 पंजे 15 आ जाएगा, प्लस आपका 2x आ जाएगा, बराबर 30 आ जाएगा। यहां पर साथियों कितना आ जाएगी, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर ये 15 है ना, ये प्लस का उधर हो जाएगा, यानी कि 45 आ जाएगा। x बराबर साथियों 9 आ जाएगा, 5 × 45। तो मैं कहूंगा अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। तो ये क्या है, ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए कह रहे कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 रुपए, यानी कि एक पंखे पर 1780 रुपए लिखे हुए हैं। इस पंखे को 1655 रुपए 0.40 में बेचा जाता है। छूट कितनी दी गई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 1750 में से साथियों 1655 हम माइनस करते हैं, अगर मान लीजिए, तो साथियों अगर हम यहां पर माइनस करते हैं तो यहां पर हमारे पास कितना बचता है, चलिए, तो यहां पर हमारे पास 6 आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद साथियों 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 124 रुपए की लगभग छूट दी गई है। कितने रुपए की? 124 रुपए की। तो अब आपको साथियों बताना है कि ये कितना प्रतिशत, 124.60। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। एक 1200 सॉरी कितना है, अच्छा 124.60 की छूट दी गई है। किस पर छूट दी गई है साथियों? 1780 पर दी गई है, तो 1780 रुपए नीचे आ जाएंगे। अच्छा ये पॉइंट है ना साथियों, ये आपका यहाँ पर जीरो बढ़ जाएंगे, 2 इस जीरो से ये जीरो, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास साथियों क्या आ चुका है? अब आपके पास साथियों 1246 गुणा 100 आ चुका है और बटे यहां पर कितना आ चुका है? 17,800 आ चुका है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गए। अब 2 से कट करें साथियों, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, 2 नीम 18 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अगर हम 89 की किससे गुणा कराएं कि 623 आ जाए। अगर हम 89 की साथियों 7 से गुणा कराते हैं तो 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56 हो जाएंगे, 56 और ये कितने हो जाएंगे साथियों? 62 हो जाएंगे। बिल्कुल 89 कम 89, 89 सत्ते 623 होता है, यानी कि मैं कहूंगा 6% छूट दी गई है। यानी कि जो आपकी 124 रुपए की छूट दी गई थी ना, इसको जब प्रतिशत में बदला तो साथियों 7% आ गया। यानी कि जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा जा रहा है एक दुकानदार ने 21,000 प्रत्येक के मूल्य पर 6 टीवी खरीदी, यानी कि एक टीवी उसने खरीदी है 21,000 रुपए की, और ऐसी 6 टीवी उसने खरीदी हैं, तो कितने रुपए हुए साथियों? ये आपके इतने रुपए हो गए, यानी कि 1,26,000 रुपए की उसने टीवी ही टीवी खरीद ली है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इन सभी टीवियों को उसने 1,45,920 रुपए में बेचा है। लाभ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर साथियों इसमें से हम घटा दें 1,45,920 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आ जाएगा साथियों? 0 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया और 1 हो गया, यानी कि इतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है साथियों? इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो इसको प्रतिशत में हम बदल लेते हैं, ठीक है। इसको प्रतिशत में हम बदल लेते हैं, गुणा 100 लगा देंगे और इतने का लाभ कितने पर हुआ है? 1,26,000 पर हुआ है, तो 1,26,000 ये आ गया। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 से अगर कट करें, 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 छंग 12 हो गया और 2 तियां 6 हो गया। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब 3 से कट करें, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको कट कर रहे हैं। अगर 7 से देखिए ये कट हो रहा है, नहीं, ठीक है, 7 चौक 28, 5 जाएगा तो ये नहीं कट होगा। अब 3 से जरा कट कीजिए, 3 से भी साथियों ये कट नहीं होगा। अब एक काम करिए साथियों, इसको इस प्रकार से आप कट कर सकते हैं। किस प्रकार से? ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको बतला देता हूं। देखिए अंदर हो जाएगा आपका 332, ठीक है, और बाहर आपका हो जाएगा 21, 21 एकम 21, ये आ गया। कितना बचेगा? 2 और 1। अब साथियों ये 2 उतार लो। अब 21 की किससे गुणा की जाए? क्या 21 की अगर 5 से साथियों गुणा करें हम तो 105 हो जाएगा भाई। बिल्कुल 105 यहाँ पर आ गया। कितना बचा है? अब आपके पास साथियों 12 में से यहाँ पर जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा और ये 11 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब एक काम करो, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो। अब 21 की किससे गुणा करें साथियों कि आपके पास कितना आ जाए? 170 आ जाए। तो 21 की गुणा देखो जरा, 8 एकम 8 16, यानी कि 168 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो लगभग 15.8% का लाभ हुआ है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है? ऐसा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए कि 3 संख्याएं हैं ए बी सी, क्रमशः 4:5:8 अनुपात के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15% की, 24% की, 35% की वृद्धि की जाती है तो इन संख्या का नया अनुपात क्या होगा? देखिए पहली संख्या है यहाँ पर 4 के अनुपात में। क्या 4 के अनुपात? अच्छा ऐसा करो, ये 4:5:8 है ना, इसको मान लो आप 400:500:800, क्योंकि जब इसका आप 15% ये सब निकालोगे ना तो आपके लिए साथियों आसान हो जाएगा। अब जैसे कि यहां पर अगर बात करें तो 400 का हमें क्या निकालना है साथियों? 115% निकालना है ना, तो 400 का साथियों हमें 115% निकालना होगा, नया अनुपात निकालना है। उसके बाद ये 500 का हमें 124% निकालना है। उसके बाद 800 का हमें 135% निकालना है।
अब अगर बात करें इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे इस प्रकार से। अब इन सब की गुणा आप करा दीजिए। तो इन सब की साथियों जब आप गुणा कराएंगे ना तो आपके सामने साथियों क्या क्या आएगा, ये मेन चीज है। देखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ पर 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर 620 आ जाएगा। इसकी अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर साथियों 1080 आ जाएगा। अब इसको और कट कर लो साथियों, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 3 6 हो गया, 2 3 6, 2 एकम 2 हो गया, ठीक है, और पंजे और 4 हो गया। क्या और कट होगा? मैं कहूंगा 23 31 54 कहां पर लिखा हुआ है? 23 31 54 तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका यहां पर राइट आंसर अब क्या हो सकता है। चलिए यहां पर कहा गया है आपसे कि एक वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है। 15% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए? यहां पर साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी को 340 रुपए में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है, यानी कि उसको 80% में बेचा जाता है, तो वह वस्तु 320 रुपए में। इसको इसका 100% निकाल लो। इसका 100% कैसे निकालोगे? इसकी 100 से गुणा हो जाएगी और बटे में 80 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करेंगे 4 आ गया, 20 चौक 4, 20 पंजे इतना हो गया। इसको अगर कट करे, ये कट हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 85 की 5 से गुणा करा लो ये वाले से, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 42 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं 425 की वो वस्तु है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं अगर इस पर 15% का लाभ प्राप्त करना हो तो इसको कितने रुपए में बेचा जाएगा? इसको 115, इसका 115% आप निकाल लो, ठीक है ना। अब यहां पर अगर साथियों बात करते इसको कट करें तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसको अगर कट करें 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसको और कट करें अगर 5 चौक हो जाएगा, इसको अगर कट करें 5 दूना 10, 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको अगर कट कर, अब इतने ही साथियों रहेगा। अब इन दोनों की आप क्या करा लो? गुणा करा लो। या एक काम कर सकते हो ये कि इसको कट कर लो साथियों। देखिए 4 एकम 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 4 पंजे, ठीक है ना। अच्छा ये भी नहीं कटेगा, तो एक काम कर सकते हैं, 4 सत्ते 28 हो जाएगा आपका। तो एक काम करो 85 की 57 से आप साथियों गुणा करा लो। 85 की 57 से तो 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 सत्ते 7 अट्ठे 56 और ये 59 आपका हो गया। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 8 पंजे 40 और ठीक है 8 पंजे 40 और 2 साथियों 42 हो जाएगा। 5 हो गया, 14 हो गया, 8 हो गया, 4, यानी कि लगभग 484 करके आपका आंसर आएगा। तो 484 कहां पर लिखा हुआ? देखिए यहां पर हमने इस पॉइंट को कम करा था ना, तो 484 से ज्यादा आएगा, और 484 से ज्यादा यानी कि 488 आंसर आएगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको साथियों तरीका बता देता हूं। ये जो आपका 25 85 आया था, ये 23 आया था। तो जब आप साथियों 85 गुणा 23 की गुणा कराएंगे तो आपके सामने 1955 आ जाएगा। और जब 1955 आ जाएगा, इसकी जब आप भाग 4 से कराएंगे ना, ठीक है 4 से कराएंगे ये वाले 4 से, तो आपके सामने 488.75 ही आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। यहां पर अगर बात करें 0.45 अनुपात x 3:8, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है इस सवाल में साथियों, 0.45 बटे x बराबर 3/8 हो जाएगा। इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ठीक है, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, ये भाग आ जाएगा, बराबर x इधर आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हट के यहाँ पर 0 आ जाएंगे, डबल 0 आ जाएंगे। अब इसको अगर साथियों कट करें, कैसे कट करेंगे? देखिए 3 एकम 3, डबल 0 आ गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 15 अट्ठे हो जाएगा 120 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है ना। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंजे हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 10 हो गया, ठीक है ना। और 5 दूना 10, यानी कि 1.2 आपका आंसर आ जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और इस सवाल का आंसर भी आप लोग बता दीजिए। यहां पर अगर साथियों बात करते, कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 रुपए में खरीदी, और इस पर क्रय मूल्य से 20% यानी कि 50,000 रुपए में एक मशीन खरीदी गई है, और कह रहे हैं कि इस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। तो इस पर अगर 20% यानी कि इसका 120% निकाले तो कितना बनेगा? 0 से साथियों 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 पंजे आपका ये 60 हो गया, 0 देखिए 1 2 3, तो 3 आपके 0 लग गए।
तो 50,000 से 60,000 हो गया जब इस पर 20% बढ़ाया जाता है। तो कह रहे हैं कि उसे अगर उस पर अगर 15% की छूट दें तो कितना लाभ मिलेगा। तो इस पर अगर 15% की छूट दें यानी कि 85% में आप बेचेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 85 की गुणा 6 से हो गई, 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 48 और ये 3 आपका 51 हो गया। यानी कि अगर बात करें आप कितने जीरो बचे, 2 0 2 0 2 0 और लग जाएंगे इसमें, ठीक है। 50,000 की लाए थे, 51,000 की आप बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ साथियों 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इसको प्रतिशत में आपको बदलना है, ये यहां पर कहा जा रहा है साथियों, इसको प्रतिशत में बदल लेंगे। ये आपका नीचे 50,000, 1,000 जो बड़ा है वो 50,000 ही पर ही तो बड़ा है। तो इन 4 0 से ये 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि 2% का साफ साफ लाभ हुआ है। और 2% लाभ कहां पर लिखा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी आपसे पूछा जा रहा है। ऐसा सवाल आपके सामने आएगा, बस ए और बी की जगह पर 2 लोगों के नाम आ सकते हैं और ये प्रतिशत अलग हो सकती है, और अधिक की जगह पर कम और कम की जगह पर अधिक आ सकता है। जैसे कि यहां पर कम है तो यहां पर अधिक आ जाएगा, अगर यहां पर अधिक आएगा तो यहां पर कम आएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर 1% लिखा होगा तो वो प्रतिशत आपको लिख देना है, गुणा में आपको 100 लगा देना है, बटे में पता आप क्या लिखेंगे। अब यहां पर जो चीज लिखी होगी, अगर अधिक लिखा होगा तो आप 100 प्लस 25 करेंगे, अगर कम यहां पर लिखा होगा ऊपर को तो 100 माइनस 25 करेंगे, तो ये आपका 2500 बटे 125 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से कम 25 हो गया और ये 25 पंजे 125, यहां पर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 20% आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए हैं। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है, ठीक है ना, बराबर है, तो रोहित के पास कितना पैसा है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें, कहा गया है कि रोहित और मनोज के पास कुल मिला के कितना पैसा है, 1320 रुपए हैं। और कहा जा रहा है साथियों कि रोहित की धनराशि कहां पर लिखा है, रोहित की धनराशि का मतलब गुणा, रोहित की धनराशि का 10/21 जो है ना, ये मनोज की धनराशि का, यानी कि मनोज की धनराशि का मतलब गुणा 5/7 के बराबर है, तो बराबर आ गया। अब यहां पर क्या आपको करना है साथियों, रोहित बटे मनोज ये आ गया, बराबर 5/7 ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 21 की 5 से हो जाएगी, 21 की 5 से हो गई, 10 की 7 से हो जाएगी, 10 यहां पर आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ गए। 7 एकम 7, 7 21 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ जाएगा। तो साथियों ये रोहित है, ये मनोज है, कितने के अनुपात में इनकी धनराशि, 3:2 के अनुपात में इनकी धनराशि निकली। और यहां पर बता रहे हैं कि इन दोनों की धनराशि 1320 है, यानी कि ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो 5x हो गया, यानी कि 5x बराबर 1320 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया साथियों, 1320/5 हो गया, यानी कि 5 दूना 10 और ये 32 हो जाएगा, 5 छंग 30, आपका 5 चौक आपका 20 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि x बराबर आपके सामने 264 आ चुका है, x बराबर 264 आ गया। रोहित के पास कितनी धनराशि पूछा गया था, रोहित के पास 3x है, तो कुल धनराशि कितनी है, 1320 है, यानी कि 1320 का हमें क्या निकाल देना है, 3 निकाल देना है। और दोनों का अनुपात कितना है, 3 2 5 है, तो 5 यहां पर आ जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, 5 दूना 10 आ गया, 32 हो गया, 5 छंग 30 आ गया, 2 चला गया, कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, गुणा 3 आ गया। यानी कि 264 की गुणा आपको किससे कराना है साथियों, 264 की गुणा आपको 3 से करा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि 264 की गुणा साथियों 3 से करा लीजिए, 3 चौक आपका 12 हो गया, 6 3 18, 1 19 आपका हो गया, 2 3 6 और 1 7 हो गया, यानी कि 792 का कहीं दिया गया है, मैं कहूंगा बिल्कुल दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।